वक्त बीतता गया और मुझे हिकान के साथ रहते हुए पहले ही आधा साल बीत चुका था। मैं लगातार हिकान पर अपना प्यार बरसाती रही। मैं अब भी उसे थोड़ी सी डरी हुई हूँ, लेकिन स्टडी रूम में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसका बर्ताव मेरे साथ इतना बुरा नहीं रहा था। लेकिन अब मेरे सामने एक नई प्रॉब्लम आ गई है। मेरे पास अब कोई और आइडियाज नहीं बचे हैं। मुझे अब भी उसी काइंड, इनोसेंट और स्टूपिड बहनों का नाटक करते रहना होगा। लेकिन मैं अपने लिमिटेड इमेजिनेशन के साथ मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? तभी वो बटने के बाजू को पकड़ते हुए कहती है, सुबेस्टन। ये सुनकर वो उसकी ओर देखता है और कहता है, हाँ माई दीदी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर दला उसे कहती है, वेल, मैं ऐसे क्या करूँ कि कान खुश हो जाए? ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा ही खामोश हो जाता है। तभी वो उसे कंधे पर थपथपाता है और कहता है, आप पहले से ही बहुत अच्छा कर रही है माई दीदी। और उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। ये देखकर देना अपने मन में सोचती है, लगता है मैंने बट्टे का कोमल दिल जीत लिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा कुछ और मांग सकती हूँ। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। डेला को देखते हैं जो एक पिकनिक पे होती है डचेस के साथ, और डचेस उससे कह रही होती है, तुम जानना चाहती हो कि तुम अपने भाई को खुश करने के लिए क्या कर सकती हो? ये सुनकर वो हमें मुंडी लाती है। फिर डचेस कहती है, डेला, मुझे ये सवाल पिछले वाले सवाल से ज्यादा पसंद आया। वो सवाल एक सीक्रेट फंड बनाने के बारे में था। ये सुनकर डेला बस हंस देती है। फिर डचेस एक मेड को बुलाते हुए उसे कहती है, क्या तुम मेरे लिए पेपर और पेन ला सकती हो? और डेला वो तो काफी कंफ्यूज थी। फिर डचेस कुछ पेपर पर लिखकर कहती है, हिकान को ड्यूक का टाइटल पाने के लिए किसी दूसरे ट्रांसिडेंट की मंजूरी की जरूरत होगी। अगर कोई दूसरा ट्रांसिडेंट जो इस बात को कंफर्म कर सके कि मैं मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ। ये सुनकर तेरा अपने मन में सोचती है, क्या वो मेरे लिए ऐसा करने का ऑफर कर रही है? और फिर हैरानी से उसे कहती है, ओ नहीं। फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहती है, मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मुझ पर मेहरबानी दिखाने के खातिर अपने हद से बाहर जाने के बाद डचेस खुद ही किसी मुश्किल में फंस सकती है। और तभी डचेस उससे कहती है, चिंता मत करो, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है जिसका असल में कोई खास मतलब नहीं है। फिर वो उस लेटर को उसे देते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें और तुम्हारे भाई के रिश्ते में सुधार आएगा। ये देखकर दहला अपने मन में सोचती है, वैसे हमारे बीच अच्छे रिश्ते का होना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, लेकिन ये देखकर दिल को छू जाता है कि वो हमारी कितनी परवाह करती है। और ये देखकर तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डचेस से कहती है, थैंक यू सो मच। उसके बाद दहला अपने मन में सोचते हुए कहती है, ऑफ कोर्स। जब मैं घर पहुंची तब भी हिकान को वो लेटर देने के लिए मुझे थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी। क्या होगा अगर वो इसे फेंक दे? ये सोचकर कि ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, तभी वो हिकान के पास आ जाती है और ऑकवर्ड होते हुए उसे कहती है, हिकान यहाँ। ये सुनकर वो उसकी ओर देखता है और दहला वो उसे वो पेपर दिखाते हुए कहती है, टरा, क्या मैंने अच्छा काम किया? मिस ब्लूबोर्ड मेरी एक पुरानी दोस्त है। उतने में हिकान उससे कहता है, मुझे तो करियर की मंजूरी मिल गई थी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर दिला काफी शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में सोचती है, इससे मुझे एक बात याद आई। ओरिजिनल स्टोरी में हिकान और एम्परर दोस्त थे, क्योंकि एम्परर भी एक ट्रांसिडेंट है, इसलिए वो यकीनन एक ऐसा अप्रूवल लेटर लिखने के लिए तैयार हो गए जिससे वो एक ड्यूक बन सकता है। और वो तो काफी निराश होते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। और वो उदास होते हुए अपना चेहरा नीचे कर लेती है। हिकान वो ये दिखता है और तभी उसके हाथ से वो पेपर ले लेता है और कहता है, दरअसल शायद मैं इसका किसी और तरह से यूज कर सकता हूँ, अब बाहर निकलो। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है, कोई और यूज? जैसे क्या? वो इसे किसी लोन के लिए तो गिरवी नहीं रखेगा, है ना? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमारे परिवार में पैसों की कोई कमी है या कोई दिक्कत। वो इसका यूज किस लिए करेगा? बटलर से जो मैंने सुना उसके मुताबिक किसी दूसरे ट्रांसिडेंट की साइन किया हुआ अप्रूवल लेटर, उसके अलावा हॉस्पिस ड्रॉस और किसी दूसरे फैमिली की साइन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी किसी वजह से मैं बहुत ज्यादा बेचैन महसूस कर रही थी, इसलिए जब हिकान बाहर था तो मैं चुपके से उसके ऑफिस में घुस गई और रिटिस ब्लूकोट का लेटर वापस ले लिया। अजीब बात ये थी कि हिकान को जरा भी पता नहीं चला कि लेटर गायब है। मुझे समझ ही नहीं आता कि अगर उसे बाद में ये भूल ही जाना था तो उसे शुरू में मांगा ही क्यों था? रिटिस ब्लूकोट की उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा। लेटर मिलने के बाद भी हिकान का रवैया मेरे साथ वैसे ही उदासी बना रहा। शायद इसकी वजह ये थी कि हिकान ने अभी तक ना तो मुझे और ना ही किसी और को कोई नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब वो थोड़ा कम डरावना लगने लगा था। मुझे केक चाहिए। तभी हिकान उसके कमरे का दरवाजा काफी जोर से खोलता है, जिस वजह से तो वो पूरी तरह डर जाती है। ये देखकर हिकान कहता है, ये मैं हूँ। देखकर देना सोचती है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। फिर वो उसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ हिकान? तभी हिकान उसे कहता है, इसमें दृष्टि ने मुझसे मुलाकात करने की मेरी रिक्वेस्ट को मंजूरी दे दी है। ये सुनकर वो अपने मन में सोचती है, ये आखिरी रुकावट है जिसे हिकान को ड्यूक बनने के लिए पार करना होगा।
एम्पर को लेट ड्यूक की जगह उसे ही टाइटल देना है। मुझे लगता है ये कुछ दिन पहले एम्पर से मिलने के लिए जो रिक्वेस्ट भेजा गया था उसे मंजूरी मिल गई है। ये डेफिनेटली खुशी की बात है, लेकिन क्या हम कभी इतने करीब थे कि वो मुझे इन सब बातों के बारे में बताता? फिर देला काफी खामोशी से उसकी ओर आती है और एक स्माइल करते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर हिकान कहता है, वो तुम्हें भी वहाँ चाहते हैं, परसों दोपहर को इम्पेरियल पैलेस जाने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कहती है, क्या? और घबराते हुए उसे कहती है, मैं भी? हिकान कहता है, हाँ। ये सुनकर वो अपने मन में सोचती है, मैं समझती हूँ कि हिकान को अपने टाइटल के लिए जाना है, लेकिन मैं क्यों? लेकिन हिकान वो तो उसे काफी घूर रहा था, जैसे कि आंखों से जवाब की जिद कर रहा हो। ये देखकर तो उसके पसीने छूट जाते हैं और वो घबराते हुए अपना मुंडी हाँ में हिलाती है। हिकान वो ये देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दिला अपने मन में सोचती है, देखो जैसे ही उसे अपनी मर्जी का जवाब मिला वो फौरन मुंह फेर कर चला गया। कितना बदतमीज है। उम्मीद है वो बाहर जाते हुए ठोकर खा के गिर जाए। हमेशा की तरह उसे कुछ भी नहीं हुआ। खैर ये तो एम्परर का ऑर्डर है, इसलिए लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है। फिर हमें उसकी नैनी दिखाई जाती है जो कहती है, माय लेडी, मैं आपके लिए थोड़ी सी हर्बल टी लाई हूँ ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। फिर दहला उसे कहती है, डार्लिन मैं परसों पैलेस जाऊंगी। ये सुनकर उसकी नैनी चौंक कर कहती है, माफ करिएगा, क्या कहा? और तभी काफी ज्यादा हाइपर होते हुए कहती है, माय गुडनेस, हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं है, आपके लिए एक न्यू ड्रेस लेनी होगी। उसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी दिला पैलेस जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और काफी क्यूट दिख रही थी। फिर वो अपने आप को देखते हुए सोचती है, वाओ मैं किसी भी चीज में कितनी प्यारी और सुंदर लगती हूँ। और उसकी नैनी कहती है, अब बड़ी होकर एक ग्रेट ब्यूटी बनोगी माय लेडी। ये सुनकर वो हाँ में मुंडी लाती है और अपने मन में सोचती है, बस एक ही दिक्कत है कि मुझे नहीं पता कि तब तक मैं जिंदा रहूंगी भी या नहीं। और फिर वो मेंटन के बाहर आ जाती है और जब सामने की ओर देखती है तो वहाँ पर कैरेज और उसके सामने हिकान होता है। इसे लेकर वो अपने मन में सोचती है, क्या वो सचमुच मेरा इंतजार कर रहा था? ये तो बहुत बड़ी हैरानी की बात है। तब वो उसके पास आकर उससे कहती है, थैंक यू मेरा वेट करने के लिए। फिर अपने मन में कहती है, मुझे यकीन है कि वो मेरा हाथ नहीं थामेगा। फिर वो कैरेजमैन के हाथों को पकड़कर कैरेज में बैठ जाती है। उसके बाद हिकान भी कैरेज में चढ़ जाता है और कैरेज वो स्टार्ट हो जाती है। कैरेज के अंदर देखते हैं जहाँ पर दिला कहती है, लेकिन हिकान तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस मेजेस्टी ने मुझसे भी मिलने के लिए कहा है? ये सुनकर तो वो कोई जवाब ही नहीं देता है और अपना चेहरा बाहर की ओर कर देता है और उसे देखकर वो काफी कंफ्यूज थी और हिकान वो तो काफी गुस्से में लग रहा था। उसे ऐसा करते हुए देखकर दिला सोचती है, आखिर से फिर से इतना बुरा गुस्सा क्यों आ गया? प्लीज मुझे बताओ ऐसा क्यों है? और तभी वो लोग इम्पीरियल पैलेस पहुंच जाते हैं और हिकान वो कैरेज से बाहर निकलता है और दिला वो कैरेजमैन का हाथ पकड़कर नीचे उतरती है और उसे कहती है, थैंक यू। लेकिन हिकान वो तो काफी घूरते हुए देख रहा था और जब दिला उसकी ओर देखती है तो अपना मुंह फेर लेता है। ये देखकर वो सोचती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लगातार इसी तरफ देख रहा है। फिर हिकान उसे कहता है, जल्दी करो दिला। और दिला वो सोचती है, हिकान आज कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर उसके पीछे जाते हुए उसे कहती है, हाँ भाई। और फिर वो दोनों एम्परर की ऑडियंस चेम्बर में आ जाते हैं और दिला वो तो काफी चमकते हुए वहाँ के नजारे को देख रही थी। फिर वो दोनों एम्परर की ओर आगे बढ़ते हैं और एम्परर उन्हें देखकर कहता है, आखिरकार तुमने ये कर ही लिया। फिर हमें एम्परर के बारे में बताया जाता है, करंट एम्परर एलेक्सेंड्रो। उसे देखकर दिला सोचती है, वो एक यंग एम्परर है जो अभी अभी 30 के हुए हैं। ओरिजिनल स्टोरी में भी वो एक ट्रांसजेंडर थे। हालांकि अपनी उम्र की वजह से वो कभी भी किसी रोमांटिक इंटरेस्ट का हिस्सा नहीं बने। उनके पास फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से लोगों के इमोशन को पढ़ने की पावर है। इसके साथ ही वो ये भी जान सकते हैं कि किसी पर्सन के मन में इसके प्रति अच्छे इरादे हैं या बुरे। जाहिर है पॉलिटिकल उस पर कोई असर नहीं डालते हैं और अपनी मौत तक अपनी असाधारण सेल्फ कंट्रोल की वजह से वो अपनी मानसिक स्थिति बनाए रख सके। फिर एम्परर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें कई बार देखा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी कभी मुलाकात हुई है। आप जरूर लेडी देना फेस्टरॉस है। फिर दिला कहती है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है योर मैजेस्टी। फिर एम्परर से कहता है, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी हाउस फेस्टरॉस की मेंबर हो, है ना? मैंने आज तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि जब मैं हिकान को ड्यूक का टाइटल दूंगा तो उस समय वही मौजूद रहने का तुम्हारा पूरा अधिकार है। तो अपने इकलौते भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता है? ये सुनकर देना वही पाउस हो जाती है और अपने मन में सोचती है, ऐसा नहीं कि मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे साथ कभी अच्छा नहीं रहा। फिर वो एम्परर से कहती है, हाँ वो बहुत काइंड है, वो मेरा इकलौता अपना है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा निर्भर हूँ। ये सुनकर एम्परर कहता है, मैं समझता हूँ कि वो ऐसा इंसान है जिसे तुम्हें डर लग सकता है, लेकिन मुझे पक्का नहीं लगता कि वो ऐसा इंसान है जिस पर तुम निर्भर रहना चाहोगी। और देना वो तो काफी खामोश थी। फिर एम्परर आगे कहता है,
खैर, ऐसी प्यारी छोटी बहन का होना सचमुच एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्या तुम आगे आओगे? ये सुनकर हिकान वो उसकी ओर आ जाता है। फिर एम्परर वो उसे कुछ देते हुए कहता है, ये रहा, अब तुम ड्यूक फेस्टरोस हो। और ये कहते हुए उसे कंधों पर थपथपाते हैं। फिर हिकान कहता है, थैंक यू। लेकिन ये देखकर देना वो सोचती है, ये तो सरासर बेईमानी है। फिर एम्परर कहता है, हमारे बहुत सारे पिछले काम चल रहे हैं, इसलिए इसे जल्दी निपटाने की कोशिश करो। जहाँ तक लेडी दिला की बात है, मैं चाहूंगा कि तुम भी आगे आओ। और देना वो चौंकते हुए कहती है, हाँ। फिर एम्परर उससे कहता है, हिकान ने ऐसा क्या किया था जो उसे इतनी प्यारी बहन का प्यार मिला? ये सुनकर वो कहती है, आप बहुत काइंड हो। फिर एम्पर कहता है, ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन एक ट्रांसजेंडर की जिंदगी अकेली और एकाकी होती है। मुझे यकीन है कि तुम हिकान के लिए एक सहारा हो, ऐसे तरीकों से जिसका तुम्हें खुद भी एहसास नहीं है। और तभी हिकान कहता है, योर मैजेस्टी। ये सुनकर एम्पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे भी पता है कि तुम हो। ये सुनकर हिकान कहता है, आपकी ये सोच गलत है, योर मैजेस्टी। ये सुनकर एम्पर कहता है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मुझे लगता है कि तुम सही हो गए। फिर वो दिला से कहता है, इतनी शॉर्ट नोटिस पर इतनी दूर चलकर यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया लेडी दिला। और उसकी ओर अपना हाथ करता है। ये देखकर दिला हैरानी से सोचती है, एम्पर से मुलाकात इसका एंड हमेशा हाथ मिलाने से होता है। लोग कहते हैं कि ऐसा माहौल हल्का फुल्का करने के लिए किया जाता है ताकि कोई सख्त औपचारिकता ना हो जाए, लेकिन असल में ऐसा एम्प्रेयर को दूसरे व्यक्ति की इमोशनों को समझने का मौका देने के लिए किया जाता है। और वैसे भी एम्प्रेयर के साथ हाथ मिलाने से कोई मना भी तो नहीं कर सकता। और एम्प्रेयर उसने अभी तक उसके हाथों को पकड़ा हुआ होता है। ये देखकर वो सोचती है, वो मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा। और एम्प्रेयर वो तो काफी खामोशी से उसके हाथ को पकड़ा हुआ होता है। तभी दिला उसे कहती है, और मैजेस्टी। तो वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और चौंकते हुए कहता है, ओह। फिर उसके हाथों को छोड़ देता है और अपने हाथों को देखते हुए काफी हैरान था। ये देखकर तो वो दोनों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर एम्पर दिला से कहता है, आई एम सॉरी लेडी दिल्हा। फिर दिला कहती है, कोई बात नहीं। और अपने मन में सोचती है, उसने मुझे चौंका दिया। और एम्पर वो से कहता है, खैर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसी इतनी प्यारी सी छोटी सी लेडी की अभी तक किसी से सगाई नहीं हुई है। तुम्हें मेरे बेटों के बारे में क्या लगता है? ये सुनकर दिला झुकते हुए कहती है, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आपका शुक्रिया। आप बहुत मजाकिया है, योर मैजेस्टी। फिर एम्पर उसे कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सीरियस हूँ। ये सुनकर तो वो घबरा जाती है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट मेंटेन रखते हुए अपने मन में सोचती है, अचानक से ये सब क्या हो रहा है। और एम्पर वो उसे कहता है, मेरे बेटे जो तुम्हारी उम्र के हैं, हाँ, लियोनार्ड और सेडरिक। मुझे यकीन है कि तुम जानती होगी कि लियोनार्ड प्रिंस है। वो शायद थोड़ा स्लो लगे, लेकिन वो एक अच्छा लड़का है। मेरा दूसरा बेटा सेडरिक थोड़ा घूमने फिरने का शौकीन है, लेकिन वो भी कोई बुरा लड़का नहीं है। ये सुनकर देना सोचती है, वो जरूर मजाक कर रहे होंगे, लेकिन उनके चेहरे पर तो बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन है। क्या क्या वो सच में ऐसा कह रहा है? क्या वो सचमुच मेरी एंगेजमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये सब इतना आसान होना चाहिए? मुझे पता है कि किसी कंट्री में यंग नॉबल्स की एंगेजमेंट कम उम्र में ही हो जाती है, लेकिन अगर वो सच में सीरियस है तो मेरे भाई के पास इस तरह के ऑफर को ठुकराने का कोई रीजन नहीं है। एम्पर फैमिली में मेरी शादी करवा देना उसकी इस बेकार छोटी सी बहन से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। लेकिन अगर मेरी एंगेजमेंट किसी प्रिंस से हो गई तो मेरी तस्वीर अखबार में छप जाएगी और फिर मेरे लिए भागकर एक न्यू जिंदगी जीना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर वो कांपते हुए उससे कहती है, आप बहुत काइंड है, योर मैजेस्टी। लेकिन तभी हिकान कहता है, दिल्हा। ये सुनकर दिल्हा अपने मन में सोचती है, ओ अब तो मेरा काम तमाम हो गया। अब तो बस यही बचा है कि मुझे भी मेरे भाई के साथ साथ सिर कर्म कराकर मौत की घाट उतार दिया जाएगा। और वो तो डरते हुए अपनी आंखें बंद कर देती है। तभी हिकान एम्पर से कहता है, इसकी एंगेजमेंट नहीं होगी, योर मैजेस्टी। ये सुनकर वो कंफ्यूज होते हुए अपनी आंखें खोलती है और कहती है, हाँ। हिकान वो एम्पर से कह रहा होता है, मैंने कहा ना इसकी कोई एंगेजमेंट नहीं होगी। ये सुनकर एम्पर कहता है, सच में? फिर हिकान कहता है, हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर दिल्हा अपने मन में सोचती है, उसकी आवाज का वो घमंडी अंदाज सुनकर मुझे पहले कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी। और एम्पर वो हिकान से पूछता है, ऐसा क्यों? फिर हिकान कहता है, मुझे नहीं पता, ऐसा भी नहीं लगता कि उसे ये आइडिया बहुत पसंद है। फिर एम्पर कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे उम्मीद थी कि दिल्हा मेरी डॉटर इन लॉ बनेगी। उसके पास सुनकर दिल्हा सोचती है, तो वो सच में मजाक कर रहा था। और हिकान वो वहां से जाते हुए उसे कहता है, तो फिर हम चलते हैं। ये सुनकर एम्पर कहता है, ठीक है। और तब फिर दिला आगे आते हुए उसे कहती है, योर मैजेस्टी। फिर उसे ग्रीट करते हुए कहती है, आपके इस ऑफर के लिए शुक्रिया और इतना सोचने के लिए भी। और एम्पर वो तो इस चीज से काफी हैरान था। फिर वो एक स्माइल करते हुए कहता है,
बहुत बढ़िया दिल्हा, अगली बार फिर मिलेंगे। तुम भी, हिकान। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और एम्परर अकेले अपने थ्रोन पर बैठा हुआ होता है और अपने वही हाथ को देख रहा होता है। फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है, शुरुआत में हर कोई ट्रांसिटेट से ईर्ष्या करता है उनकी विशेष स्किल्स और हायर इंटेलिजेंस की वजह से, लेकिन रियलिटी में एक ट्रांसिडेंट की जिंदगी पीड़ा की धारा में अनंत काल तक बहने जैसा है। कैसा इसलिए क्योंकि हम पॉसेस हैं और हमारे पास ऐसी पावर्स हैं जो ह्यूमंस के पास नहीं होनी चाहिए। हर बार जब हम हमारी पावर्स का यूज करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है और हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करने की चाहत और भी मजबूत होती जा रही है। मैं काइंड एम्बर होने का दिखावा करके अब तक सब्र करता आया हूँ क्योंकि मैं तबाही नहीं रहना चाहता इस दुनिया पर और उन लोगों पर जिनसे मैं प्यार करता हूँ। लेकिन फिर जिस पल मैंने दिला का हाथ थामा, मुझे लगा कि मेरा मन एकदम साफ हो गया है। ये बस एक बहुत छोटे से पल के लिए था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं उस समय में लौट आया हूँ, मेरे जागने से पहले के समय में, जब मुझे कुछ भी पता नहीं था। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा शुद्ध हो गई हो। मुझे पता है कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है। जिस आत्मा पर मैजिकल पावर का दाग लग चुका हो, उसे फिर से शुद्ध करना नामुमकिन है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लगा। खैर, मुझे उन दोनों की थोड़ी चिंता हो रही है। इरफान भले ही ऐसा दिखाए कि वो पूरी तरह से बड़ा हो गया है, लेकिन असल में वो भी एक बच्चा ही है। वो भी ऐसी उम्र में है जब वो उन लोगों को जरूर चोट पहुंचाएगा जो उसके लिए मायने रखते हैं, क्योंकि वो अपने खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। हो सकता है कि वो कोई ऐसी बड़ी गलती कर बैठे हैं जिसका उसे बाद में जरूर पछतावा होगा। और फिर उन दोनों को देखते जो वहां से बाहर आ जाते हैं और हिकान वो तो आई की ओर जाने लगता है। उसे से आगे जाते हुए देखकर वो सोचती है, अरे वो तो मेरा इंतजार भी नहीं कर रहा, फिर भी मैंने ही कर दिखाया। मेरी शादी तो लगभग किसी ऐसे इंसान से होने ही वाली थी जिसे मैं जानती भी नहीं, और मेरे सारे प्लान्स भी चौपट हो गए। फिर वो उसे कहती है, थैंक यू भाई, मैं सचमुच एंगेजमेंट नहीं करना चाहती थी। तभी हिकान वो कहता है कि इसमें रिश्ते सभी से ये कहते हैं, अगर तुम उनकी कहीं हर बात को सच मान लोगी तो वो जिंदगी भर तुम्हें उसी बात पर चिढ़ाते रहेंगे। सिर्फ कोई बेवकूफी ये सोचेगा कि वो सच में सीरियस थे। उसके बाद सुनकर दिला सोचती है, उसकी जुबान से तो कभी कोई प्यार भरा शब्द निकलता ही नहीं है। अरे जरा धीरे चलो। फिर हिकान वो कहता है, फिर भी मुझे हैरान है कि तुम किसी प्रिंस से एंगेजमेंट नहीं करना चाहती। क्या ज्यादातर लड़कियां ऐसी जगह नहीं चाहती? और दिला वो तो काफी हापरी होती है और फिर वो उसे कहती है, खैर जहाँ तक कि मेरी बात है, मैं तो जब तक हो सके तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। फिर अपने मन में कहती है, मेरी तो सांस ही फूल गई। और हिकान वो उससे कहता है, ये गलत आइडिया मत लगाना, मैं बस ये नहीं देखना चाहता था कि हाउस फेस्टिवल्स की किसी और मेंबर के साथ बेवकूफा जैसा बर्ताव हो। ये सुनकर वो कहती है, आई सी, मैं समझ गई। और तभी किसी गिरने की आवाज आती है। ये सुनकर हिकान पीछे की ओर मुड़ता है और दिल्हा वो पैर मुड़ने की वजह से पीछे गिर जाती है और काफी ज्यादा एम्बेरस होते हुए सोचती है, आज मैं कितनी अनाड़ी हरकतें कर रही हूँ। उसे देखकर हिकान वो एक गहरी सांस लेता है और उसके पास आ जाता है। फिर दिल्हा उसे कहती है, आई एम सॉरी हिकान। ये सुनकर हिकान कहता है, तुम सचमुच एक इडियट हो। और तभी उसे पकड़कर अपने गोद में ले लेता है। ये देखकर तो दिल्हा काफी ज्यादा शॉक थी और वो हिलते हुए उसे कहती है, हिकान। फिर हिकान कहता है, शांत रहो, तुम गिर जाओगी। और फिर दिला वो उसे कसकर पकड़ लेती है और हिकान वो आगे बढ़ने लग जाता है। वैसे ये दोनों भाई बहन साथ में कितने अच्छे लगते हैं। फिर दिला को देखते हैं जो ब्लश करते हुए सोचती है, वो तो बस एक मतलबी बदतमीज और विलन भाई है, लेकिन फिर भी उसने आज मेरी मदद की। क्या होगा अगर मुझे उसे लगाव हो जाए? अगर मेरा प्लान कामयाब हो गया तो हमें एक दूसरे को गुड बाय कहना पड़ेगा। फिर दिला हिकान से कहती है, मुझे लगता है कि तुम बड़े होकर बहुत लंबे बनोगे। ये कहने के बाद अपने मन में सोचती है, असल में मुझे ठीक ठीक पता है कि तुम कितने लंबे होंगे। और हिकान वो उससे कहता है, तुम अचानक इस बारे में बात करने लगी? फिर दिला कहती है, मैं बस कह रही थी। फिर हिकान कहता है, तुम फिर से बकवास कर रही हो। और दिला वो तो काफी मुस्कुरा रही होती है। फिर वो अपने मन में कहती है, काश हम हमेशा इतने करीब रह पाते हैं। हिकान तुम आज हमेशा से कहीं ज्यादा अच्छे लग रहे हो। फिर वो हिकान से कहती है, हिकान तुम्हारी बाहों में इस तरह रहना कितना अच्छा लगता है। अगर मैं इस तरह तुम्हें पूछती रहूं तो क्या कभी तुम भी मुझे पसंद करोगे? फिर दिला अपने मन में कहती है, मैंने अनजाने में ही हद पार कर दी। और हिकान उसके तो पूरे हाव भाव चेंज हो जाते हैं और वो वहीं रुक जाता है। फिर उससे कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा? ये सुनकर दिला उसकी ओर देखती है, लेकिन उतने में ही हिकान वो उसे काफी बुरी तरह से नीचे फेंक देता है और काफी ज्यादा ही कोल्ड तरीके से उसे घूर रहा होता है। ये देखकर दिला काफी घबरा जाती है और वो उसे काफी खतरनाक नजरों से देख रहा था। इस वजह से दिला काफी डर जाती है।
फिर वो उसे कहता है दिलहा। ये सुनकर वो कहती है हाँ। फिर वो कहता है मैंने तुमसे पहले क्या कहा था, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं कभी तुम्हें पसंद करूंगा। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें कहा था कि गलतफहमी मत पालना। और दिलहा वो हैरानी से सोचती है इसके साथ अभी अचानक से क्या गलत हुआ, और वो अपनी उन कई बातों को याद करती है। काश मैं हमेशा इतनी करीब रह पाती। ये याद करके वो सोचती है मुझे खुद पर इतनी बेवकूफी महसूस हो रही है ऐसा सोचने के लिए भी। फिर वो एक स्माइल करते हुए कहती है ठीक है हिकान, और आगे सोचती है मुझे उम्मीद है कि तुम केले के छिलके पर फिसल जाओ और तुम्हारे दोनों घुटने टूट जाएं। और फिर वो बाहर आ जाता है, लेकिन उतने में ही देला वो दौड़कर आगे बढ़ जाती है और कैच पे चढ़कर वही सीट पर बैठ जाती है जहाँ पर हिकान बैठा था। और आगे सोचती है हो सकता है कि उसकी सोच छोटी हो, लेकिन वो सबसे अच्छी सीट पर बैठने के लिए अपनी छोटी बहन को मारने की कोशिश तो नहीं करेगा, है ना। और वो सीट सबसे अच्छी थी। और फिर हिकान वो भी आकर बैठ जाता है। फिर कैरेजमैन कहता है हम निकल रहे हैं माय लॉर्ड। और फिर कैरेज स्टार्ट हो जाती है। फिर दिलहा को देखते हैं जो बाहर की ओर देख रही होती है और उन दोनों के बीच काफी शांति थी। दिलहा वो सोचती है उसे मुझे इस तरह मना करने की जरूरत क्या थी। स्टडी रूम ने उसने मुझे उस अजीब सी किताब के साथ पकड़ लिया था, इससे मुझे लगा कि उसका ऐसा बर्ताव समझ में आने लायक था, लेकिन इससे पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो फिर वो अचानक इतना ठंडा क्यों पड़ गया। मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह थी, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि इसे ठीक कैसे करूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं उससे सेफली अलग हो पाऊंगी। लेकिन उतने में ही उसे कुछ टूटने की आवाज आती है जिस वजह से वो शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कहती है वो कैसी आवाज थी। फिर वो अपने सामने की ओर देखती है और जब वो अपने साइड में देखती है तो वो काफी घबरा जाती है क्योंकि वहाँ कैरेज में दरारें आने लगी थी और वो क्रैक बढ़ता जा रहा था। ये देखकर वो सोचती है क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हिकान ने अभी अभी लकड़ी को क्रैक कर दिया। और वो क्रैक तो ऊपर तक जाने लगे थे। और फिर जब वो अपने पीछे की ओर देखती है तो वो साइड टूटने लग जाती है और वो पीछे की ओर गिरने लग जाती है। ये देखकर हिकान तो काफी शॉक था और कैरेज वो काफी रफ्तार से चल रही थी। दिला वो तो काफी डरते हुए उस सीट को पकड़ लेती है, लेकिन वो पूरी साइड टूटकर नीचे गिरने लग जाती है। तभी वो चिल्लाते हुए उसे कहती है हिकान, और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है। फिर हिकान को देखते हैं जो काफी शॉक्ड और डरा हुआ लग रहा था। और दहला वो उसकी उन्हीं बातों को याद करती है जो उसने उससे कहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कभी तुम्हें पसंद करूंगा। ये याद करके वो अपने मन में कहती है हो सकता है हिकान मुझे बचाने की कोशिश भी ना करे। और फिर वो अपने हाथों को पीछे कर लेती है। ये किस तरह की एंडिंग है कि अब मैं मरने वाली हूँ। और उसने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। और तभी हिकान वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और फिर उससे अपनी ओर खींच लेता है। ये देखकर वो सोचती है उसने मुझे बचाया, उसने एक्चुअली मुझे बचाया। क्या उसने मुझे इससे बचाया क्योंकि उसे लगता है कि शायद किसी दिन मैं उसे काम आ सकती हूँ एक फेस्ट्रोस नाम वाली व्यक्ति के तौर पर। फिर भी उसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। भले किसी दिन वो सबसे बड़ा विलन बन जाए, मैं उसकी मदद बस एक बार करूंगी। बेशक मुझे पूरे यकीन है कि वो यही कहेगा कि उसे मेरी मदद नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। उसके चेहरे का हाव भाव देखना वाकई मजेदार होगा। खैर मुझे बस अपने भागने की तैयारी करते रहना है। जब मैं ये दिखावा करती हूँ कि मैं उसकी स्टूपिड और प्यारी छोटी बहन हूँ। और फिर दिलहा को देखते हैं जो अपने कमरे में बेहोश होती है और उसके बगल में हिकान बैठा हुआ होता है। तभी दिला अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और अपने सामने हिकान को देखकर सोचती है हिकान क्या मैं सपने में हूँ। फिर वो अपनी जगह से उठकर बैठ जाती है और उसे ही देख रही होती है। और तभी वो उसके हाथों को पकड़ लेती है। ये देखकर तो हिकान काफी हैरान था। और दिला वो उसे कहती है भले ही तुम मुझे पसंद ना करो, फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती रहूंगी हिकान। और उसकी आंखें फिर से बंद होने लग जाती है। ओ ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे तो ये कहना चाहिए था कि किसी दिन मैं भी तुम्हारा ये एहसान चुका दूंगी। लेकिन मुझे नींद आ रही है। और वो दोबारा से सो जाती है। तभी हिकान वो उसकी ओर अपना हाथ ले जाता है, लेकिन तभी वही रुक जाता है और अपनी मुट्ठी मींच लेता है। फिर दिलहा को देखते हुए अपने मन में कहता है चाहे मैं उसे कितना भी डराने या इग्नोर करने की कोशिश करूं, दिलहा हमेशा सीधे मेरी तरफ ही देखती है। और वो उसके वही वर्ड्स को याद करता है जो उसने कहे थे भले ही तुम मुझे पसंद ना करो, फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती रहूंगी हिकान। ये याद करते हुए वो आगे सोचता है जिस पर वो गिरी मैंने सोचा कि उसे यूं ही गिरकर मर जाने देना ठीक रहेगा। उसे बचाने का मेरे पास कोई रीजन नहीं था। तब कोई भी मुझे कभी डिगा नहीं पाता और मुझे फिर कभी अपने परिवार पर अपनी उम्मीदें नहीं लगानी पड़ती।
फिर वो एम्प्रेयर की बातों को याद करता है। मुझे यकीन है कि तुम हिकान के लिए उस तरह से सहारा हो जिसका तुम्हें खुद भी एहसास नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी ये देख सकता हूँ कि तुम उसके लिए क्या हो। ये याद करते हुए आगे सोचता है, क्या एम्प्रेयर सही थे जब उसने मेरे हाथ थामने से मना कर दिया? तो मुझे हैरानी हुई और उस पल जो मैंने महसूस किया उसने मुझे उलझन में डाल दिया। वो वही रियल चाइल्ड है जिससे मैं हमेशा छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो मेरी इकलौती बहन भी है। मुझे बस इतना करना था कि उसे नीचे गिरने देता ताकि उसकी मौत हो जाए, लेकिन आखिरकार मैं उसे जाने नहीं दे पाया और मैंने उसके हाथ थाम लिए। क्षण का और इस विचार का वो पल। क्या तुमने ये सब देखा? जब तुम जागोगी मुझे क्या करना होगा? फिर सीन चेंज होता है। दिलहा को देखते हैं जो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और जब वो जागती है तो वो काफी हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, अब मुझे अपने सपनों में भी हिकान दिखाई देता है। और तभी उससे कोई कहता है, क्या तुम जाग गई?